नमस्कार, TV20 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में मनरेगा में 3 वर्षों में लगातार प्रतिवर्ष 100 दिन कार्य एवं श्रम विभाग में सन्निकार कर्मकार के रूप में पंजीकृत श्रमिकों को अंग वस्त्र, सैनिटाइजर एवं मास्क देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में विकासखंड अरौला के ग्राम सकरकोला के हरिप्रसाद, प्रमिला, मेहनगर के देवदूत ग्राम के प्रवेश हेमंत तथा विकासखंड कोयलासा के ग्राम केशवपुर के मीना व भुआल शामिल है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, डीसी मनरेगा बीबी सिंह, डीएलसी रोशनलाल उपस्थित रहे। आइए क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, सुनवाते हैं आपको। श्रमिक दिवस है। मनरेगा के 5 ऐसे श्रमिक जिन्होंने विगत 3 वर्षों में 100 दिन काम किया और उनको सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक के रूप में भी लाभ दिलाया गया। उन लोगों को आज मेरे द्वारा जनपद की ओर से सम्मानित किया गया श्रमिक दिवस पर। मैं समस्त जनपद वासियों को बधाई देता हूं और ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सभी लोग बृहत्तर श्रम बाजार के हिस्से हैं। वी आर आर पार्ट ऑफ द लेबर मार्केट। कभी कभी हिंदुस्तान में भ्रम होता है कि जैसे जो अधिकारी है, व्यापारी है, उद्योगपति है, वह मालिक है और जो काम करने वाले लोग ही सिर्फ उसमें श्रमिक। मैं बहुत विनम्रता से उन्हें बताना चाहता हूं कि व्यापक रूप से जो अर्थतंत्र की जो मौलिक सिद्धांत हैं उसके अनुसार यह पूरा संसार ही गतिविधियों के लिए लेबर मार्केट है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति श्रमिक है। अगर मैं जिलाधिकारी हूं तो मैं भी लेबर मार्केट का हिस्सा हूं और वह श्रम हाथ से होता है कि दिमाग से होता है कि दोनों से होता है, इस पर निर्भर नहीं करता। एवरी पर्सन इज श्रमिक। इसलिए मैं सभी को बधाई देता हूं। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। थाना रौना पर पुलिस ने अलग अलग 2 जगहों से 4 वांछित गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों को गिरफ्तार किया है, तो वही थाना जीयनपुर पुलिस ने 6 गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। अगर थाना महाराजगंज पुलिस की बात करें तो एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है, तो वही थाना अरौला पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस तरह पुलिस की हुई कार्रवाई से अपराध महकमे में हड़कंप मचा है, तो वही जनपदवासी इस तरह की गिरफ्तारी से अपराध का ग्राफ कम होगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा कर्मचारियों का डीए एवं अन्य भत्ते रोकने तथा पेंशनरों के महंगाई भत्ता जुलाई 2021 तक रोकने के सरकार के इस फैसले का कैंडल जलाकर पुरजोर विरोध किया है। जिलाध्यक्ष पीएन सिंह के नेतृत्व में क्षेत्रीय अध्यक्ष जसवंत सिंह, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ने आज इस कार्यक्रम में चंद्रशेखर सिंह, वेद प्रकाश पांडे, कृष्ण चंद्र पांडे, धीरज कुमार सिंह, जहीन अहमद, दुर्गेश नंदन सिंह, अनिल कुमार पांडे, अजित कुमार, रमाशंकर यादव, विकास सिंह, चंद्र कुमार लाल, आशीष मिश्रा, रामसेवक आदि कर्मचारीगण ने भाग लिया। मैं पीएन सिंह, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद आजमगढ़। आज का यह कार्यक्रम जो केंद्र सरकार द्वारा डीए को फिक्स किया गया है और 6 तरह के भत्तों को ख़त्म किया गया है, उसके विरोध में केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो आह्वान दिया गया था और इफ्सेप के द्वारा, उसके तहत आज 1 मई मजदूर दिवस को कैंडल जलाकर इसका विरोध करने का निर्णय लिया गया कि जो भी कर्मचारी जहां भी हो अपने कार्यालय में, अपने घर पे इस कैंडल जलाकर उसका विरोध करें और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव को अभी थोड़ी देर में ईमेल के द्वारा से भेज दिया जाएगा
और जिसके बाद भी अगर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, सुचारू रूप से निर्णय नहीं लिया, तो अगली कार्रवाई इस कोरोना महामारी के बाद जब हमारे कर्मचारी खाली होंगे तो इसके आंदोलन के लिए भी निर्णय लिया जा सकता है। उसके लिए हम राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद आजमगढ़ जनपद के सभी कर्मचारी इसका विरोध करने के लिए तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय प्रदेश। आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना अंतर्गत कल हुए बीएसएफ के जवान पर हमले को लेकर आज पीड़ित राम प्रकाश राय पुत्र सूर्यनाथ राय निवासी फुलवरिया थाना बिलरियागंज ने एसएसपी प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह से मुलाकात की है और प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। एसएसपी के द्वारा आश्वासन मिला है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। बीएसएफ के जवान के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। इसके बाद बिलरियागंज थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई थी। आरोप है कि बाद में उसको छोड़ भी दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रकाश राय है। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ घटना हुई है, मैं पानी चला रहा था अपना खेत में और वहाँ बार बार जा कर के उन्होंने प्लास्टिक के पाइप को ज़बरदस्ती फेंकते थे इधर उधर। मैंने उनको मना करके उनको हटाया और बोला चले जाओ, अभी आ गए। जाने के बाद फिर मैं आके घर पर अपने लेटा हुआ था, उन्होंने आ करके मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। काफ़ी चोट आई मुझे सर में। एसपी साहब प्रार्थना पत्र दिए हैं? एसपी साहब के लिए प्रार्थना पत्र लेके मैं आया हूँ, दिया हूँ यहाँ। आश्वासन दिए हैं? आश्वासन दिए हैं। एसपी साहब बोले हैं कि उचित कार्रवाई जरूर होगी। अभी देख रहा हूँ। आपको कुछ नुकसान और भी हुआ है? हाँ, मेरी सीकड़ छीन लिए और मेरे साथ बहुत ज़्यादा चोट आई है पूरी। कोविड-19 के दृष्टिगत सामाजिक दूरी को बनाए रखने एवं बैंकों में हो रही भीड़ के कारण जिला प्रशासन एवं डाक विभाग के संयुक्त प्रयास से आपका बैंक आपके द्वार घर बैठे नकदी निकालने हेतु नगर पालिका आजमगढ़ के लिए 3 वैन व मुबारकपुर के लिए 2 वैन कुल 5 मोबाइल माइक्रो एटीएम वैन को जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नगर पालिका क्षेत्र आजमगढ़ के अंतर्गत 3 मोबाइल माइक्रो एटीएम वैन रवाना की गई, जिसमें आसानी से पैसे निकल सकते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी बैंक का खाता धारक यदि उसके पास आधार कार्ड है और उसका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है तो वह अपने घर के सामने भ्रमण कर रही वैन के पास जाकर आधार कार्ड के माध्यम से धनराशि आहरण कर सकता है। वर्तमान में आहरण करने की सीमा 1000 रुपया है, जिसे बढ़ाया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा इन वैन में कार्यरत कर्मियों को संक्षिप्त प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जनता को भुगतान करते समय सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल रखा जाए। किसी भी दशा में वैन के पास भीड़ नहीं लगनी चाहिए एवं लोगों को बारी बारी से भुगतान किया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि उज्ज्वला योजना पेंशन धारक, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक आदि वर्ग को अवश्य लाभान्वित किया जाए, ताकि इन्हें घर बैठे ही धनराशि आहरण की सुविधा मिल जाए, इन्हें बैंकों के चक्कर न लगाना पड़े। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, डीडी कृषि डॉक्टर आर.के. मौर्य, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सहित निक्कत सिंह, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। आजमगढ़ से खबर है, जहां बिलरियागंज थाना क्षेत्र के पिपराहा दुलियाबार गांव के सिवान में स्थित गन्ने के खेत में गांव के ही एक आदमी द्वारा एक महिला के साथ अश्लील हरकत करते देख गांव वालों ने पूरे गन्ने के खेत को घेर लिया। उसके बाद ग्रामीणों ने अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को पकड़कर पहले उसकी धुनाई कर दी, जिसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पिपराहा गांव निवासी रात के 9 बजे के करीब गांव के पश्चिम सिवान में उगे गन्ने के खेत में गांव की ही महिला के साथ कई रोज से अश्लील हरकत करता था, जिसको गांव वालों ने संज्ञान में लेते हुए आरोपी को रंगे हाथ उस समय पकड़ लिया जब आरोपी महिला के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। कई दिनों से यह व्यक्ति ग्रामीणों की निगाह में था। आज मौका मिलते ही ग्रामीणों ने इस तरह का कदम उठाया है। और ये प्रांत में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए प्रवासी मजदूर, छात्र तथा तीर्थयात्री जो घर आना चाहते हैं, वो वहां के जिलाधिकारी या स्थानीय प्रशासन को अपना नाम, पता यानी पूरा डिटेल्स नोट कराएंगे। उसके बाद उस प्रदेश की सरकार यूपी शासन को सूची उपलब्ध कराएगी, जिसके बाद उन्हें लाने के लिए एक निर्धारित तिथि तय करके प्रदेश सरकार वहां वाहन भेजेगी। वही जिलाधिकारी ने अन्य प्रांतों में जीविकोपार्जन करने गए मजदूरों या पढ़ने गए छात्रों के परिजनों से कहा है कि अगर उनके परिवार का कोई सदस्य घर आना चाहता है तो वो जिलाधिकारी कार्यालय आजमगढ़ पहुंच सूचित करें, हम उन्हें वापस लाने का प्रबंध करेंगे। आगे क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आइए सुनवाते हैं। बहुत सारे प्रवासी मजदूर या इस जनपद के बहुत सारे छात्र या तीर्थयात्री जो अन्य प्रांतों में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं और जो आना चाहते हैं, उनके विषय में भारत सरकार
प्रदेश सरकार ने और अन्य प्रदेश की सरकारों ने पारस्परिक जो सहमति के आधार पर नीति निर्धारित की है, उसमें ये व्यवस्था है कि जिस प्रांत से जाना है वहाँ पर जो लोग हैं वो अपने संबंधित कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या डीसी, जहाँ पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम है, डीसीपी को वहाँ के कंट्रोल रूम में नोट कराएंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मैं यहाँ रहता हूँ और मेरा एड्रेस परमानेंट फला प्रदेश का फला जिला है। उसके आधार पर वहाँ के कलेक्टरों द्वारा जो सूची निर्मित होगी, वहाँ की प्रदेश सरकार उस सूची को उत्तर प्रदेश को भेजेगी और उसके आधार पर तिथि निर्धारित करते हुए प्रदेश सरकार वहाँ वाहन भेजेगी। इसलिए मुझे जिनके परिजन बाहर श्रम की तलाश में, रोजगार की तलाश में गए थे, लॉकडाउन में रोजगार के अभाव में या आर्थिक तंगी के कारण अपने गांव, अपने घर, अपने शहर वापस आना चाहते हैं आजमगढ़, उनके यहाँ के जो लोग गार्जियन हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने परिजनों को बता दें कि अगर उन्हें यहाँ आना है तो अपने कलेक्टर को जरूर नोट करा दें, जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ के कलेक्टर को। जैसे अगर आजमगढ़ में कोई मध्य प्रदेश का रह रहा है, गुजरात का रह रहा है, वो जाना चाहता है तो मुझे नोट कराएगा। लेकिन अगर कोई सूरत में रहने वाला व्यक्ति उसे आजमगढ़ आना है तो सूरत के कलेक्टर को नोट कराएगा और वहाँ से संकलित करके सूची जब प्रदेश सरकार को हमारे आएगी, फिर प्रदेश सरकार उसके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेगी और वहाँ की सरकार उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए जो ट्रांसपोर्ट के योग्य होंगे उनको भेजेगी और फिर इस जनपद में आने के बाद पुनः उनका स्वास्थ्य परीक्षण होकर के आवश्यक निर्णय स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों के आधार पर क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो भी करना होगा वो किया जाएगा। इसलिए इसमें कोई समय सीमा अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन तत्काल नोट करा दें। और एक मैं आंकड़ा आपको बताऊं कि हमारे यहाँ भी वैसे भी जो मेरे जनपद के आजमगढ़ के रहने वाले लोग दूसरे प्रांतों में हैं, वो प्रायः अपनी समस्याएं बताते रहते हैं। प्रतिदिन कम से कम 250-300 फ़ोन आते हैं। उनमें ज़्यादातर लोग आने की बात करते हैं, कुछ लोग वहाँ पर भोजन की समस्या की बात करते हैं। मैं उनके परिजनों को बताना चाहता हूँ और अगर वो सुन रहे हैं तो नहीं बताना चाहता हूँ कि उनकी जो भी समस्या होती है प्रतिदिन मैं उसको संकलित करके जो प्रदेश के हमारे नोडल अधिकारी उस प्रांत के लिए हैं उनको मैं भेज देता हूँ और वो वहाँ के उस प्रांत के नोडल अधिकारी से वार्ता करके सलूशन कराते हैं। जो लोग आना चाह रहे हैं कायदे से उनको अपने जहाँ रह रहे हैं वहाँ कलेक्टर को नोट कराना चाहिए। फिर भी उनकी सुविधा के लिए अगर हमारे यहाँ भी नोट करा देते हैं तो मैं उसको संकलित करके अपने प्रदेश के जो नोडल अधिकारी अन्य प्रांतों से कोऑर्डिनेट करने के लिए बने हैं उनको भी मैं सूची को भेज दे रहा हूँ ताकि वो उस प्रांत के कलेक्टरों को सूची भेज दें। लेकिन सही व्यवस्था ये है कि इस प्रोसेस में डिले होगा, इसलिए आप जहाँ रह रहे हैं अपने कलेक्टर को सूचित करें संबंधित डॉक्यूमेंट जो मांग रहे हैं उसके साथ, ताकि उस व्यवस्था को। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि जनपद में समस्त बैंकों की 685 बैंक मित्र कार्यरत हैं, जिनका पहले से ही सर्विस एरिया निर्धारित किया गया है। इनको 2-2 ग्राम आवंटित किया गया है एवं 400 सक्रिय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रतिनिधियों को 1-1 ग्राम आवंटित किया गया है। जिलाधिकारी ने एलडीएम यूबीआई को निर्देश दिए कि समस्त बैंक मित्रों को कम से कम 50,000 रुपये प्रतिदिन उपलब्ध कराकर ही उनको क्षेत्रों में भेजे। जिलाधिकारी ने कहा कि माइक्रो एटीएम से एक दिन में एक व्यक्ति 1,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। इसमें उज्ज्वला योजना, जनधन खाता, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ऐसे दिहाड़ी मजदूर जिनके खाते में 1,000 रुपया भेजा गया है वह पेंशन के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अन्य व्यक्ति जिनको ज़्यादा पैसा निकालना हो वे अपने संबंधित बैंकों में जाकर पैसा निकाल सकते हैं। आगे क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आइए सुनवाते हैं।
महीने का प्रारंभ हुआ है, पुनः बैंकों में भीड़ उमड़ेगी। जहां पर बैंकों के लोगों से अनुरोध किया गया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को प्रोत्साहित करें, वहीं पर लोगों से भी अपील है एक जिम्मेदार नागरिक के लिए स्वयं भी पालन करें। और यदि बैंकों पर आप जाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, तो वहाँ एक जागरूक नागरिक के रूप में और कोरोना वॉरियर के रूप में सोशल डिस्टेंसिंग में मदद भी कराएं। वैसे क्राउड मैनेज हो, इसके लिए साइंटिफिकली हमने एक व्यवस्था और करने की कोशिश किया है कि जो विभिन्न बैंकों के 685 लोग बैंक मित्र हैं, उनको हमने दो दो ग्राम पंचायतें फिक्स कर दिया है अब की। और शेष जो ग्राम पंचायतें बच रही हैं 400, वहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लोगों को एक ग्राम पंचायत दे दिया है और सेक्रेटरीज को उनको समन्वय किया है, ताकि हर गांव में कोई न कोई बैंक मित्र या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आदमी उपलब्ध हो, पर डे उपलब्ध हो। 2 गांव पर बैंक मित्र, 1 गांव पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का व्यक्ति। उसमें हमने एक व्यवस्था ये भी की कि थोड़ी धनराशि रहती है बैंक मित्र और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के पास। अगर कोई ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लेता है तो कम लोगों को लाभ मिलता है। प्राय देखा जाता है कि जिनको ज़्यादा निकासी करानी है बैंक में से वहीं पर निकासी कर ली है, और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको छोटी निकासी करानी है वो बैंकों तक जा रहे हैं। हमने एक आदेश पारित किया है कि कोई भी बैंक मित्र, कोई भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का प्रतिनिधि, मोबाइल ATM, वह 1000 रुपये से ज़्यादा की निकासी नहीं करेगा एक दिन में। एक पूरे दिन में 1000 रुपये से एक निकासी नहीं होगी। और वो गांव में जब जाएगा तो यह प्रयास करेगा कि महिला जनधन, उज्ज्वला, पेंशन, वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा, दिव्यांग, श्रम विभाग का 1000 रुपये की धनराशि, दिहाड़ी मजदूर की 1000 रुपये की राशि, इनको प्राथमिकता दें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके और भीड़ बैंकों पर न जाए और लोगों को गांव में सहूलियत। फूलपुर तहसील के हथनौरा ग्राम सभा की उचित दर विक्रेता की दुकान निलंबित हुई थी। निलंबन के बाद निलंबित कोड़ेदार के यहाँ 30 कुंतल गेहूं और 20 कुंतल चावल कम था, जिसे अन्य संबंधित कोड़ेदार के यहाँ निलंबित कोड़ेदार को हस्तांतरित करना था, जिसके लिए उसे नोटिस दी गई थी। नोटिस के बावजूद कोड़ेदार द्वारा राशन हस्तांतरित नहीं किया गया, जिस संबंध में जिलाधिकारी के निर्देश पर उक्त कोड़ेदार के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तारी हेतु आदेश जारी किया गया था। आगे जिलाधिकारी ने बताया कि मई माह में अंत्योदय कार्ड योजना के तहत राशन का वितरण प्रक्रिया शुरू है। पिछले महीने जो मानक था वही मानक इस बार भी है। अंत्योदय के राशन कार्ड होल्डर, मनरेगा के जॉब कार्ड धारक, पंजीकृत श्रमिक को निःशुल्क राशन वितरित होगा। साथ ही अन्य लोगों के बारे में जिलाधिकारी ने रेट को लेकर विस्तार से जानकारी दी। आगे क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आइए सुनवाते हैं। फूलपुर तहसील के हथनौरा ग्राम सभा के उचित दर विक्रेता की दुकान निलंबित हुई थी और निलंबन के बाद उनके यहाँ मात्रा 30 कुंटल गेहूं और 20 कुंटल चावल कम था, जिस कोटेदार के यहाँ संबद्ध करना था उसको उन्हें हस्तांतरित करना था। नोटिस के बाद उन्होंने हस्तांतरित नहीं किया, इसलिए उनके विरुद्ध 3/7 EC एक्ट में आज मुकदमा लिखा करके उनको गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। आज से मई माह का सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रक्रिया शुरू है। विगत माह में जो मानक था वही मानक इस बार भी है। अंत्योदय के राशन कार्ड होल्डर, मनरेगा के एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर, सन्निर्माण अधिनियम के निर्माण पंजीकृत श्रमिक को निःशुल्क मिलना है। साथ ही जो अन्य लोग हैं, रेट के बारे में फिर स्पष्ट कर दो, इसके अलावा जो लोग हैं
पर यूनिट 5 किलो में 3 किलो गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, 2 किलो चावल 3 रुपये प्रति किलो। इससे अधिक कोई व्यक्ति अगर लेता है या कम देता है तो ज़रूर जानकारी में लाए। साथ ही जब अन्य वितरण चावल और चने की होगी उसको भी अलग से सूचित किया जाएगा। अब की बार नोडल अधिकारी के रूप में शिक्षकों को लगाया गया है, इसलिए कि लेखपाल और सेक्रेटरी आपदा का जो माइक्रो प्लान है या ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए उनको स्वतंत्र कर दिया गया है कि ताकि शिक्षक वहाँ पर स्थिर रूप से रह करके इत्मीनान से वितरण प्रक्रिया प्रणाली को देख सकें, और उनको प्रशिक्षित भी ब्लॉकवार किया गया है ताकि उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों की जानकारी। जनपद में ऐसे बहुत से मामले सामने आ रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए जबरन चंदे की वसूली की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि दान जैसे पवित्र कार्य में अपवित्रता को न लाएं, जिससे इस महामारी के दौरान जो जनता और सामाजिक प्रशासनिक घटकों के बीच जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना है उसमें कोई खरोच न आए, किसी भी व्यक्ति पर दबाव बनाकर धन न लिया जाए। सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा जिलाधिकारी आजमगढ़ ने। लेकिन बोलूँगा मैं सिविलाइज्ड भाषा में। मैं एक विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे दूरभाष पर, मोबाइल पर, लैंडलाइन पर बहुत सारे ऐसे फ़ोन आ रहे हैं जो व्यापारी हैं या जो आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं, कि बहुत सारे लोग चैरिटी के लिए या लोगों सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का अभिनंदन करने के लिए जबरदस्ती चंदा वसूल रहे हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि चैरिटी जैसे पवित्र कार्य में, अभिनंदन जैसे पवित्र कार्य में अपवित्रता को न लाएं, जिससे इस महामारी के दौरान जो जनता प्रशासन के मध्य, जनता सामाजिक संगठनों के मध्य, जनता राजनीतिक संगठनों के मध्य, सभी सामाजिक और प्रशासनिक घटकों के मध्य जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण और एक टीम भावना विकसित हुई है, उसमें किसी प्रकार की खरोंच न आए। जो व्यक्ति स्वेच्छया अपना योगदान करना चाहता है उसी का सहयोग लिया जाए। किसी को उसके मन पर दबाव डालकर या अपने प्रभाव का प्रयोग करके या उसको किसी प्रकार की अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष धमकी दे करके किसी प्रकार की धन न लिया जाए, ये मेरा। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से डोर टू डोर सर्वे कराए जाने के बाद जांच के लिए भेजी गई रिपोर्ट के बारे में बताते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में 1085 सैंपल किए गए हैं, जिसमें से 998 की रिपोर्ट आ गई है, 990 नेगेटिव हैं, 8 पॉजिटिव जो रिपोर्ट थी उसमें से 4 डिस्चार्ज हो गए हैं, 4 में से 2 का थर्ड सैंपल प्रतीक्षित है और 1 का सेकेंड सैंपल प्रतीक्षित है, जिसका जल्दी आने की संभावना है। कल 52 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से अभी तक चक सिटी के अलावा जनपद के किसी भी क्षेत्र से कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं पाया गया है। आगे क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आइए सुनवाते हैं। में 1085 सैंपल किए गए हैं, जिसमें से 998 की रिपोर्ट आ गई है, 990 रिपोर्ट नेगेटिव है, 8 एज यूजुअल जो रिपोर्ट पॉजिटिव थी उसमें से 4 डिस्चार्ज हो गए हैं, 4 में से 2 का थर्ड सैंपल और 1 का सेकंड सैंपल प्रतीक्षित है, जिसकी आज देर शाम तक आने की संभावना है। कल 52 सैंपल लिए गए थे। ये भी बताना है कि जो हमने विशिष्ट मानकों के आधार पर स्पेशल अटेंशन जोन बनाकर जनपद के विभिन्न हिस्सों का डोर टू डोर सर्वे कराने के बाद उसमें फोकस रूप से खांसी बुखार श्वास के बीमार लोगों का सैंपलिंग कराया था। उसमें चकसिकटी के अलावा अब तक किसी भी नगर पंचायत, किसी भी नगर पालिका और किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में सौभाग्य से किसी का भी संक्रमण पॉजिटिव नहीं पाया गया।
फिर भी लोगों से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोई भी मज़दूर अगर पैदल आपके यहाँ आ जा रहा है तो उसको तत्काल अपने एसडीएम को, एमओआईसी को सूचित करें ताकि उसका स्वास्थ्य परीक्षण होके फर्दर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। छिपाएं ना उसको। और जो लोग बाहर से भी आ रहे हैं उनको यद्यपि स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर हम लोग रोडवेज से घर भिजवाएंगे या क्वारंटीन करेंगे जैसा आवश्यक होगा, लेकिन जो लोग अगर घर भी जाते हैं, चाहे वो कोटा के बच्चे हों, चाहे इलाहाबाद के बच्चे हों, चाहे वो अलीगढ़, नोएडा, दिल्ली के बच्चे आएंगे या कोई प्रवासी मजदूर आएगा, आप उसको अगर घर भी जाता है तो उसको एक अलग रहने की व्यवस्था, अलग होम क्वारंटाइन ज़रूर करें ताकि उसका भी स्वास्थ्य ठीक रहे और किसी प्रकार के अगर संक्रमण की संभावना को नकारा जा सके। और किसी में हल्का भी कोई लक्षण आए तो छिपाने की बजाय तत्काल अवगत कराएं जिससे उसको भी नुकसान ना हो, जनपद को। कोरोना महामारी के रोकथाम में बहुत सारे विभागीय कर्मचारी, पत्रकार, सामाजिक संगठन कोरोना वॉरियर्स के रूप में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिसे देखकर जनता में जो सरकारी विभाग के प्रति जो घृणात्मक भाव था वो आज इस संकट काल में उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए जनता हृदय से धन्यवाद दे रही है। लेकिन वहीं कहीं कहीं लोग धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए सड़कों पर भारी मात्रा में आ जा रहे हैं। इसे सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है और ये कोरोना वॉरियर्स का सम्मान नहीं, अपमान है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी सामाजिक संगठनों व व्यक्तियों से अपील किया है कि कोरोना वॉरियर्स के सम्मान करना है तो दिल से करें और भगवान से, अल्लाह से उनकी सुरक्षा की विनती करें। इस तरह से सड़क पर न उतरें, भीड़ इकट्ठा न करें, जिससे यही कोरोना वायरस का सच्चा सम्मान होगा। आगे क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, सुनवाते हैं। 19 की महामारी की रोकथाम में बहुत सारे विभागीय कर्मचारी और बहुत सारे सामाजिक संगठन और बहुत सारे जर्नलिस्ट कोरोना वॉरियर के रूप में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से आम जनता में जो सरकारी विभाग के विभिन्न घटकों के प्रति ऋणात्मक भाव था, आज इस संकट काल में उनके द्वारा किए गए प्रयासों की दिशा को ही देखते हुए, नीयत को ही देखते हुए जनता हृदय से प्रशस्त भाव रख रही है। लेकिन उस प्रशस्त भाव की अभिव्यक्ति कहीं कहीं इस रूप में हो जा रही है कि वहाँ पर अराजकता का वातावरण हो रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावित हो रही है, जिससे जो कोरोना वॉरियर्स का जिसके लिए आप सम्मान करना चाहते हैं, ठीक उसके विपरीत गतिविधि वहाँ पर संचालित हो जाती है। इसलिए मेरा आग्रह है सभी जनपदवासियों से, सभी संगठनों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप जो भी अच्छा काम करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी हों या जो संगठन अच्छा काम कर रहे हों, जो जर्नलिस्ट अच्छा काम कर रहे हों, उनके लिए हृदय में भाव रखिए, उनके लिए शुभकामना रखिए, दीजिए, उनके लिए ईश्वर से दुआ करिए, अल्लाह से उनके लिए इबादत करिए। आप सार्वजनिक रूप से सड़कों पर उत्सव का माहौल बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावित करके कोविड-19 के प्रसार में सहायक मत बनिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन फिर करूंगा कि अगर वास्तव में आप इन विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों या अन्य लोगों का अभिनंदन करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा अभिनंदन यही होगा कि आप अपने घरों में रहें और कम से कम निकलें, बहुत ही अत्यावश्यक ज़रूरत में ही निकलें, अकेले निकलें, कम समय के लिए निकलें, यही उनका सबसे बड़ा सम्मान। जनपद के ऐसे अंत्योदय कार्ड धारकों की सूची तैयार की जा रही है जिनके खाते में किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिली है। ऐसे लोगों के घरों के छोटे छोटे 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को दूध की आवश्यकता की पूर्ति कराने के लिए जिलाधिकारी ने 5000 नेस्ले दूध का पैकेट मंगाया गया, जिन्हें लेखपालों द्वारा सूची तैयार कर उनके बीच वितरित किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने सेक्रेटरी और लेखपालों को निर्देशित करते हुए कहा कि यदि उनके क्षेत्र में कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे लेखपाल MOIC द्वारा निःशुल्क परामर्श टेलीफोन पर सलाह लें। यदि कोई दवा की जरूरत पड़ती है तो उसे लेखपाल या सेक्रेटरी MOIC से प्राप्त कर उक्त व्यक्ति तक पहुंचावे। आगे क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आइए सुनाते हैं। सभी लेखपालों और सेक्रेटरी से मैंने ये सर्वे करने के लिए कहा है कि कितने ऐसे अंत्योदय कार्ड के होल्डर हैं, धारक हैं, जिनको किसी भी योजना से उनके खाते में कैश मनी नहीं गया, न जनधन से गया है, न कोई पेंशन से गया है, न श्रम विभाग का पैसा गया है। ऐसे जितने लोग हैं उनके घरों में स्वाभाविक रूप से बच्चे भी होंगे। जो 6 माह से लेकर के 3 वर्ष के बच्चे होंगे उनको दूध की ज़रूरत होगी। कैश न होने से वो दूध नहीं पिला पा रहे होंगे बच्चों के, जो देश के नागरिक हैं भविष्य। मैंने उनसे कहा है सूची बना के कोशिश करें पहले स्थानीय स्तर पर जो अच्छे लोग हैं उनके सहयोग से उनको दूध दिलवाएं, और यदि स्थानीय स्तर पर सहयोग नहीं मिलता है तो मुझे सूचित करें। हमने प्रथम चरण में नेस्ले का 400 ग्राम का जो दूध का पाउडर है उसकी व्यवस्था कर लिया है, जो स्थानीय स्तर पर आपदा मद में कुछ लोगों ने धनराशि दी थी, जिस मद से हमने अंत्योदय के गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को प्रोटीन भिजवाया था, दाल भिजवाई थी, उसी मद से हमने 5000 नेस्ले का डिब्बा मंगवा लिया है। और जहाँ पर स्थानीय स्तर पर ऐसे बच्चों की मदद नहीं हो पाएगी, जिनके पास कैश नहीं है, उनको हम अपने ग्राम स्तरीय अधिकारियों से घर पर भिजवाएं। मैंने प्रत्येक लेखपाल और सेक्रेटरी को ये भी जो मीटिंग ले रहा हूँ उसमें एक ब्रीफ कर रहा हूँ, उसे निवेदन कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है आपके क्षेत्र में तो उसको ये परामर्श दें कि निःशुल्क परामर्श वो MOIC से टेलीफोन पर ले ले, और जो दवा उसको मिलनी है वो MOIC या तो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल से उसके घर दवा भिजवाएंगे, या फिर हमारे सेक्रेटरी या लेखपाल MOIC के यहाँ से दवा प्राप्त करके उसके घर पर भिजवा देंगे। और जो व्यक्ति अस्पताल आने के लिए योग्य हो, आवश्यक हो, उसको 102 108 की एम्बुलेंस फ़ोन करने पर मात्र गर्भवती और एक्सीडेंट ही नहीं बल्कि किसी भी बीमारी में जिसमें अस्पताल आना हो, वह एम्बुलेंस उसका आने जाने की व्यवस्था निःशुल्क करेगी। ये आदेश है।